अब कक्षा 9 हिंदी क्षितिज का पाठ 2 बैलों की कथा, जो कि प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है, सुनते हैं। डाइट जयपुर के निर्देशन में इस पाठ का आलेखन किया गया है सुनील कुमार मीणा जी द्वारा और समीक्षा की है पुष्पा मिश्रा जी ने। प्यारे बच्चों, नमस्कार। हिंदी विषय में आपने अब तक विभिन्न प्रकार की कहानियां पढ़ी और सुनी हैं। कहानियां सभी को प्रिय होती हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी 2 बैलों की कथा पढ़ेंगे। कहानी पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पूर्व आप प्रेमचंद के जीवन परिचय को भी संक्षिप्त में जान लें। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के कारण उन्हें सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देना पड़ा और उसके बाद लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार और उपन्यास सम्राट का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में लिखा है। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया है, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय रहे हैं। प्रेमचंद का कथा साहित्य बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं अपितु पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी से बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सहज, सरल, सजीव और मुहावरेदार है। उन्होंने लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। बच्चों, कहानी को विस्तार पूर्वक पढ़ने से पूर्व कहानी का संक्षिप्त परिचय भी जान लें। प्रेमचंद जी ने हमें इस कहानी में एक किसान के बारे में बताया है जो अपने पालतू पशुओं के साथ बहुत ही प्रेम से रहता है और उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार करता है, जिसके कारण उसके साथ पशुओं का भी भावात्मक संबंध जुड़ जाता है। इस कहानी का परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संदेश यह भी है कि आजादी आसानी से नहीं मिलती है। इसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस समय यह कहानी लिखी गई थी उस समय देश प्रतंत्र था, तो यह कहानी आजादी की भावना से भी जुड़ी हुई है। अर्थात प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से देशवासियों में आजादी की भावना पैदा कर गुलामी की जंजीरें तोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रेमचंद ने कृषक समाज का चित्रण करते हुए पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास भी किया है। बच्चों, अब कहानी को विस्तार पूर्वक जानें। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंगनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते न सुना न देखा। वह कभी भी किसी स्थिति के बारे में अपना असंतोष प्रकट नहीं करता है। सुख, दुख, लाभ, हानि किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के सारे गुण उसमें दिखाई देने के बाद मनुष्य उसे बेवकूफ कहता है। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए न, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी वे बदनाम हैं। अगर वे भी, भारतीय भी, ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। बच्चों, यहाँ प्रेमचंद तत्कालीन समय में भारतीयों के प्रति किए जाने वाले रंग भेद एवं
विदेशों में किए जाने वाले भेदभाव की ओर इशारा करते हुए भारतीयों के सीधेपन, भोलेपन, अहिंसात्मक स्वभाव को भी दर्शा रहे हैं। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया का ताऊ अर्थात बैल का भी प्रयोग करते हैं। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है, अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति एक प्रकार की बैलों की नस्ल के थे। देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, साथ साथ रहने से दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे की मन की बात कैसे समझ जाते थे हम कह नहीं सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों बैल एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते नहीं अपितु आनंद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। नान में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नान में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी अपना मुंह हटा लेता। इस प्रकार दोनों के मध्य जो प्रेम और लगाव था वो प्रकट होता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार दोनों बैलों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। झूरी के साले गया को घर तक बैलों को ले जाने में दांतों पसीना आ गया। संध्या के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे होने के बाद भी दोनों ने कुछ भी नहीं खाया। दोनों ने मूक भाषा में सलाह की कि एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। रात्रि में जब गांव सो रहा था तब दोनों ने अपने गले में बंधी हुई रस्सी, जिसको तोड़ना असंभव दिखता था, उसको उस समय दोनों ने दुगनी शक्ति लगाकर एक झटके में ही तोड़ दिया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। बाल सभा ने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर तो कोई भूसी। झूरी की स्त्री बैलों को देखकर उन्हें नमक हराम और कामचोर कहा तो झूरी को अपने बैलों पर ऐसा आक्षेप लगाया जाना सहन नहीं हुआ। बोला, नमक हराम क्यों है, चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला गाड़ी में जोतकर। मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा पर हीरा ने संभाल लिया। दोनों घर पहुंच गए। मोती और हीरा दोनों को एक मोटी रस्सी से बांधकर कल के कार्य का मजा चखाया और सूखा भूसा डाल दिया गया। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, परंतु दोनों के पांव ही नहीं उठे। एक बार उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। वह हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गए। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है और दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती ने उन्हें मजा चखाने की बात कही, परंतु हीरा ने उसे शांत रहने को कहा और कहा कि बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। तभी गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। आज भी दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। उस वक्त छोटी सी लड़की 2 रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यह लड़की भैरों की थी। उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दोनों समय सूखा भूसा खाकर भी दोनों कमजोर नहीं हो रहे थे, परंतु दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींग जमा दूं, सींगों में उठाकर फेंक दूं? लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। वह बेचारी अनाथ न हो जाएगी तो मालकिन को न फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है।
यह भूल जाते हो? बच्चों, इस पंक्ति के माध्यम से प्रेमचंद देश में स्त्री को पूज्य मानने की बात कहते हैं और कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इस बात को यहाँ सार्थकता प्रदान की गई है। एक रात वह छोटी सी लड़की उनके पास आकर उनका माथा सहलाकर बोलती है, तुम्हें खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। उसने उनके गले की रस्सी खोल दी और सहसा चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। गांव के आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। तब तक दोनों मित्र भाग निकले। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ अता पता न था। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अरे यह क्या? कोई सांड बड़े गुस्से में आवाज करता हुआ उनकी तरफ चला आ रहा है। सांड ही है। वह सामने पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड क्या, वह तो पूरा हाथी है। उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन न भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती है। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले? भागना कायरता है। दोनों ने जान जोखिम में समझकर संयुक्त रूप से उसके साथ मुकाबला करने का निश्चय किया। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का अनुभव नहीं था। वह ज्यों ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने भी वैसा ही किया। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे बगलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा। दोनों ने उसका पीछा किया। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। अब घर कैसे पहुंचेंगे वह सोचो। पहले कुछ खा ले, फिर सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही। मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा। थोड़ी ही देर बाद खेत का मालिक दो आदमियों के साथ लाठियां लिए दौड़ा आता है और दोनों को पकड़ लेता है। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होंस में बंद कर दिए गए। सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियां, कई घोड़े, कई गधे, परंतु किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। वह मोती से बोला, अब नहीं रहा जाता। मोती, इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर उसका साहस बढ़ गया। वह लगातार चोट मारकर थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी होंस में चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे लगाकर मोटी रस्सी से बांध दिया। मोती ने भी दीवार में उसी तरह सींग मारा। थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। आखिर 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दुगनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार भी गिर पड़ी। दीवार के गिरते ही अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर सचेत हो उठे और वहां से सब भाग निकले। मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लग गया। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं। आज तुम पर विपत्ति पड़ी है तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में खलबली मच गई। मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। 1 सप्ताह तक बिना चारे के दोनों मित्रों को वहीं पर बांधे रखा। एक बार पानी दिखा दिया जाता, वही उनका आधार था। दोनों बहुत दुर्बल हो गए।
एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी। 50-60 आदमी वहां जमा हो गए। दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग उनकी सूरत देख मन फीका कर चले जाते कि ऐसे मृतक बैलों को कौन खरीदेगा। परंतु वहां एक दड़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर, उस व्यक्ति ने उन दोनों बैलों को खरीद लिया। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आ गए और खड़े हो गए। दड़ियल भी उनके पीछे पीछे दौड़ा चला आया। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले से लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ। मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का कोई अधिकार नहीं है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं। इसका सबूत यह है कि ये दोनों मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल जल्लाकर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा। मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा। मोती पीछे दौड़ा। गांव से बाहर निकल जाने पर वह रुका। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। वह अब न आएगा तो दूर से ही खबर लूंगा। देखो कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम न आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली, भूसी, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारा गांव उनके आने का उत्साह मना रहा था। ऐसा लग रहा था मानो गांव में कोई उत्साह हो। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों बैलों के माथों को चूम लिया। इस प्रकार बच्चों कहानी समाप्त होती है। कहानी के समापन के साथ ही कहानी में बैलों के माध्यम से नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए हैं। जैसे सच्चा मित्र संकट के समय साथ नहीं छोड़ता, बुरे समय में मित्र की सहायता करनी चाहिए। स्वतंत्रता हर प्राणी का जन्मसिद्ध अधिकार है। अपनी आजादी के लिए सदा सजग और संघर्षशील रहना चाहिए। अपने समुदाय के हितों के लिए अपने हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। स्त्री का सम्मान करना चाहिए। विपत्ति के समय बल और बुद्धि दोनों का प्रयोग करना चाहिए। मनुष्य को सभी प्राणियों के प्रति प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। इस प्रकार कहानी में लेखक ने जीव के सीधेपन की दुर्दशा दिखाई है, उसकी मूर्खता की नहीं। बच्चों, इस प्रकार कहानी का समापन होता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने कहानी को भली भांति समझ लिया है। धन्यवाद। तो इस कहानी को सुनकर आपको अपने जीवन की कोई बात याद आई? हाँ, जरूर याद आई होगी। इसमें कितनी बातें थीं जो हमें किसी न किसी रूप में जीने की एक दिशा प्रदान करती हैं। आज आपने जो पढ़ा उसे खुद पढ़ने व किताब में दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करना। और हाँ, अगर आपके मन में कुछ प्रश्न आए तो उन्हें लिख लेना।